अभी जो एक रिपोर्ट आया है पिछड़ा राज्य का, जिसमें देश में दूसरा प्रदेश है बिहार जो सबसे ज़्यादा पिछड़ा है, और देश में जो दूसरा राज्य है जहां गरीबी बढ़ी है पहले से ज़्यादा, उसमें मेरी बिहार दूसरा प्रदेश है। एक तरफ बिहार की सरकार के जो अर्थशास्त्री हैं वो बताते हैं कि महाराष्ट्र से भी बड़ी ज़्यादा जीडीपी है, और दूसरी तरफ देश और दुनिया देख रही है कि यह प्रदेश उड़ीसा के बाद पिछड़ा भी है और गरीब भी है। उसके बाद सरकार पीठ थपथपाती है और उनके लोग सपना देखते हैं लाल किला का। ये मुझे समझ में नहीं आता। दूसरी बात, मैं नीतीश कुमार जी का बार बार बयान देख रहा हूँ कि अध्यादेश पर उनका बयान आ रहा है। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी अध्यादेश पर जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि इस अध्यादेश से लालू यादव जी को न बेनिफिट। नीतीश कुमार जी ये क्यों भूल जाते हैं कि किसी भी तरह के कानून जब बनते हैं तो उसमें किसी व्यक्ति विशेष को कोई बेनिफिट के लिए कानून नहीं बनाया जाता, और ख़ास तौर पर कांग्रेस और मनमोहन सिंह जैसा अर्थशास्त्री का इस तरह की चीज़ें किसी व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिए, फायदा पहुंचाने के लिए कानून नहीं बनाते। इनके अभिन्न चाहने वाले नीतीश कुमार जी के आडवाणी जी, वो भी, उन्हें भी मदद मिलेगी। पुराने गठबंधन के अमित शाह, उन्हें भी मदद मिल सकती है। इस देश में सभी लोगों को मदद मिलने की संभावना हो सकती है। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन किसी एक व्यक्ति पर फोकस करके इस तरह के पेपर के माध्यम से अन्य लोग भी और विपक्ष भी कि लालू यादव और बीजेपी भी इस बात को बेनिफिट उठाती है। तो बीजेपी अपने मार्गदर्शक और अपने प्रेरणा स्रोत आडवाणी जी को क्यों भूल जाए, और बीजेपी अपने हनुमान को क्यों भूल जाता है, जिसको पूरे देश में लंका की तरह आग लगाने के लिए पूंछ में तेल लगा चुका है अमित शाह को कि तुम जितना आग लगा सकते हो लगाओ इस देश में। उसे खुला सांप की तरह छोड़ दिया गया। मुजफ्फरनगर की घटना अमित शाह प्रायोजित है। एक लड़की के साथ छेड़खानी हुई, एक भाई ने जिसने छेड़खानी किया उससे झगड़ा हो, और उस झगड़े के बाद 3 दिन के बाद एक अखबार के माध्यम से प्रायोजित संवेदनशीलता को पार करके संवेदनहीन एक न्यूज आता है, और उस न्यूज के माध्यम से एक घटना घट जाती है जिसमें हत्या होती है एक व्यक्ति की, और उस हत्या के बाद पुनः 2 व्यक्ति की हत्या होती है, और 9 दिनों के बाद दंगा का स्वरूप कर दिया जाता है। आज़ादी के बाद जाट और मुसलमानों का कभी झगड़ा नहीं हुआ, दंगा नहीं हुआ। सब जानते हैं कि घटना कैसे घटी, और ये भी आईबी की रिपोर्ट पहले से है कि इस तरह के वेस्टर्न यूपी में और यूपी में 9 जगह दंगा कराने की बड़ी साजिश है, और जब प्रभारी बनाया गया था अमित शाह को, तभी ये तय हो गया था कि यूपी
में दंगा के माहौल को पैदा करके इन लोगों को ना हिंदू के किसी लाशों से मतलब है, ना मुसलमानों को, इन लोगों को मतलब है कि बांट करके हम वोट की राजनीति करें। लाश जिनकी गिरनी हो, इंसानियत खतरे में हो, लाश के कारण पूरा देश जल जाए, अलग हो जाए, बंटवारा हो जाए, इससे इन्हें नहीं मतलब है कि इनकी राजनीति और इनकी कुर्सी कैसे जिंदा हो। तब एक तरफ जब आपने हनुमान को नंगा फ्री कर दिया है, तो आपको याद नहीं आते, अडवाणी जी याद नहीं आते, उमा भारती याद नहीं आती, जो पहले अध्यक्ष थे बनारस से MP हैं मनोहर जोशी जी याद नहीं आते। ये सब लोग तो उसी कटघरे में हैं। फिर लालू यादव जी और नीतीश कुमार जी। अध्यादेश, देखिए अध्यादेश का विरोध, या राहुल गांधी जी ने जो बात कही वो उनकी अपनी अभिव्यक्ति थी और वो पार्टी की अभिव्यक्ति होती है। पार्टी, और मैं समझता हूँ कि अपनी राय हर व्यक्ति को रखने का अधिकार है, और उन्होंने जो अच्छा लगा, जो समाज को देखा, उन्होंने बोला, और निश्चित रूप से पार्टी अमल करती है। ये सरकार के निर्णय थे, और मैं समझता हूँ कि किसी भी तरह का कोई कानून यदि बनता है तो सभी वर्गों को ध्यान में रख करके कानून बनना चाहिए। समाज के हर तबके को ध्यान में रख करके कानून बनता है। जैसे एक कहावत है कि 100 दोषी छूट जाए, एक निर्दोष ना फंसे, यह कानून ही कहता है, यह हम नहीं कह रहे। तो मैं समझता हूँ कि समाज के जो कमज़ोर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो जिसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जगी है, समाज में ऊपर आने की जो राजनीतिक भूख है, जब देखा गया कि लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा कमज़ोर लोग आज राजनीतिक भूख, कहीं मायावती डेवलप कर रही हैं, कहीं पर करुणानिधि आदि डेवलप कर रहे हैं, कहीं बीजू पटनायक डेवलप कर रहे हैं, जब देखा कि देश का गरीब से गरीब, दलित से गरीब, और समाज का जो 85 और 90% जो लोग हैं, जो समाज के जो कमज़ोर, जो आज भी 85% लोग जो अशिक्षित हैं, और जो 65% लोग जो जिसको गरीबी रेखा के अंदर रखा गया है, उसकी जो भूख जगी, तो अब इन लोगों की छटपटाहट है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा को इनको कैसे किसी न किसी प्रकार से खत्म किया जाए। तो हम चाहते हैं, उनका सबकी सोच है कि सदन में पटल में के भीतर बहस हो और एक सशक्त कानून बने। हमारी भी इच्छा है कि एक सशक्त कानून बने, ताकि किसी सरकार, किसी शासन प्रशासन को और पूंजीपतियों को यह मौका ना मिले कि जो कमज़ोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, जैसे उनको राजनीतिक रूप से समाप्त किया जाए। जैसे लोग बोलते हैं कि झारखंड पार्टी में सबसे अत्यधिक दागी लोग हैं, केस वाले लोग हैं, अपराधी लोग। कंप्लीट झारखंड पार्टी ने लड़ाई लड़ करके झारखंड को स्थापित किया। लड़ाई लड़ा शिबू सोरेन जी, लड़े लाठी और तीर से शिबू सोरेन जी। बिरसा मुंडा ने लड़ाई लड़ा शोषण के खिलाफ, मरे वो। लड़ाई केस किस पर होगा? तैरेगा नदी में जो डूबेगा वही तैराकी वही खिलाएगा, कि चुपचाप बैठा रहेगा उस पर केस होगा? तो आप जबरदस्ती लड़ने का काम, आपको लोग कहते हैं कि कांग्रेस में कम है, बीजेपी में कम है। तो कांग्रेस एक सरकार रही आज़ादी के बाद, उनके खिलाफ व्यवस्था लोगों ने लड़ने का काम, या राज लेने का काम, या किसी अधिकार लेने का काम जिस पार्टी ने भी किया है, जिस पार्टी ने भी किया है, मेरी अपनी मान्यता है कि जो लड़ते हैं उस पर केस होते हैं। उसको यह नहीं कहा जा सकता कि अपराधी पार्टी है। झारखंड पार्टी सबसे ज़्यादा केस है। बीजेपी कहाँ बच जाएगी? सबसे ज़्यादा दंगा करवाने वाली बीजेपी है। जाति के आधार पर जो छोटी छोटी पार्टी देश में पैदा हुई है, तो जाति का जहर भी तो पार्टी उपजी है, तो केस भी उस पर होगा, साधारण बात है। तो सारी बातों का लबाव है कि निश्चित रूप से समाज में एक मैसेज, ये जो पेज 3 लोग हैं, जो कॉरपोरेट लोग हैं, जो मिड डे, ऑब्जर्वर, इकोनॉमिक्स, संडे टाइम, ये लोग जो पढ़ते हैं दिल्ली और महाराष्ट्र में,
इन लोगों के ओपिनियन को सिर्फ ध्यान में रख करके कोई कानून ना। समाज में जो हिंदी और अपनी भाषा बोलने वाले लोग हैं उनके सम्मान का भी ख्याल रखते हुए उनके चीज़ों को भी देखते हुए दुनिया में किसी तरह का कानून करना चाहिए। सिर्फ इंग्लिश बोल करके मेट्रो सिटी में और सारी बुराइयों को पैदा करने वाले लोगों का ध्यान कोई राजनीतिक पार्टी और किसी तरह के चीज़ों को संस्था को उनको ध्यान में रख के कानून नहीं बनाना चाहिए। कानून पूर्णिया के कस्बों में रहने वाले, पूर्णिया के छोटे शहर में रहने वाले, छोटे छोटे शहरों में रहने वाले लोगों की क्या स्थिति उस पर कानून। दूसरा, राइट ऑफ रिजेक्ट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और मैं मानता हूं इससे भी ज़्यादा और भी सशक्त बनाने की जरूरत है। लेकिन यह उस देश के लिए है राइट टू रिजेक्ट जहां लोग साक्षर नहीं, जहां लोग शिक्षित हैं। इस देश में लोग साक्षर हैं, शिक्षित नहीं। 85% लोग इस देश में साक्षर हैं, जो अपना नाम लिखना जानते हैं, बोलना जानते हैं, योर और लोगों पढ़ना जानते हैं। जो शिक्षित है वो उसके पास मॉरल एजुकेशन नहीं है, उसके पास बौद्धिक एजुकेशन नहीं है। सारी बुराइयों का जड़ 67 साल में जो रियल में शिक्षित हैं वही लोगों ने ये लाया और वही लोग इस तरह की नजरिए की बात पूर्णिया में भी हिंदुस्तान में बैठ करके अपनी जो ओपिनियन दे रहे हैं वो कंप्लीट जातिवादी है। और यह देश जाति, मजहब, क्षेत्रवाद, भाषा, पॉलिथीन और दारू की बोतल और पैसे, इस पर बटा हुआ है। जब तक बौद्धिक और मोरल एजुकेशन कंप्लीट नहीं डेवलप होगा और 100% ना कम से कम 85% लोग रियल में एजुकेशन नहीं होंगे, तब तक राइट टू रिजेक्ट का मामला इस देश में मुझे लगता है सार्थक नहीं होगा। और उसके लिए जरूरत है। और जो लोग यह कहते हैं कि बहुत अच्छा, उनसे पहले पूछिए कि वो दो अभी भी तो रिजेक्ट को आप मतलब गलत कह रहे हैं क्या? राइट टू रिजेक्ट को मैं इससे भी मजबूत कानून बनाने का पक्षधर हूं। ये तो बहुत बेहतरीन है। मैं यह कह रहा हूं कि यह चीज यहां इस देश के लिए, जिस देश में यह उस देश के लिए है जो होना चाहिए या नहीं। मैं जो कह रहा हूं पहली मेरी बात स्पष्ट सुन लिया जाए। आप यदि जल्दीबाजी में है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरा कहना है कि जो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, बौद्धिक रूप से, शैक्षणिक रूप से जो कंट्री समृद्ध है, जो कंट्री मजबूत है, वहाँ उसको समझने की क्षमता है। जहाँ जाति जैसी जहर नहीं है, जहाँ नरेंद्र मोदी, अमित शाह जैसे जहर वाले लोग हिटलर शाह नहीं हैं, जहाँ पर जाति फैलाने वाले नेताओं जैसा जहर, जो नेता जाति का जहर फैलाता है, वैसा नहीं है। जहाँ पैसे पर वोट बिकते हो और पॉलिथीन और दारू पर वोट बिकते हो, यह देश जहाँ ना है, वहाँ ये चीज़ लागू है भी। और इस ऐसे चीज़ों का मताधिकार का प्रयोग सही तरीके से हो रहा है। यहाँ लागू हो, अक्षरशः हो। लेकिन मेरा मानना है कि जब अभी कोई इंडिपेंडेंट मनमोहन सिंह जी को जब चुनाव हरा सकता है दिल्ली में बैठ करके, उसके लिए कहाँ राइट ऑफ रिजेक्ट और राइट ऑफ रिकॉल और अच्छे खराब की चीज़ें थी। कम से कम चरित्रवान तो है, कम से कम ईमानदार व्यक्ति तो है। इस देश में जब ऐसे लोगों को चुनाव हरा सकता, जब लोगों को अपनी समझ नहीं है, मुखिया बनाने में जब अच्छे आदमी को लोग नहीं बनाते हैं, पैसे पर लेते हैं, तो आपको क्या लगता है कि राइट टू रिजेक्ट
का जो मामला है, यह इसका इस मताधिकार का प्रयोग कई परसेंटेज लोग करेंगे हिंदुस्तान में। लेकिन बांग्लादेश जैसे छोटे राज्यों, छोटे देशों में तो ये लागू है। भैया बांग्लादेश जैसे छोटे देश में लागू है, लेकिन उसका प्रयोग कितना हो रहा है उसको जानिए ना। लागू तो है ही, मैं भी कह रहा हूँ कई कंट्री में लागू है। बिहार में विरोध कर रहे हैं। बिहार में विरोध कर रहे हैं, चेहरा दिखाई, कहां से विरोध कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं इससे भी मजबूत कानून की जरूरत है। मैं कह रहा हूं कि इस देश में सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है तो समान एजुकेशन की, समान भोजन की, आदमी भूख से नहीं मरे उसकी, और राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक रूप और शैक्षणिक रूप से आदमी को मजबूत करने की। 2 किलो चावल के लिए जो आदमी लड़ता हो और खिचड़ी के लिए लाठी चलाता हो जिस बच्चे का बाप, वो राइट टू रिकॉल पर क्या अपना मत देगा? रिजेक्ट पर पढ़ाना, जो आजादी के बाद पढ़ाने के लिए बच्चों के लिए लाठी लेके नहीं गया और टीचर को जाके मारता है कि खिचड़ी चोखा तुम दिया क्यों नहीं मेरे बच्चे को, वो राइट टू रिजेक्ट का विवेक का इस्तेमाल करेगा इस हिंदुस्तान में और बिहार में। सबसे मेरा कहना है कि लागू हो, अक्षरशः हो, लेकिन इसके लिए जरूरत है एक एजुकेशन माहौल बनाने की, बेस्ट क्वालिटी की, बेस्ट एजुकेशन क्वालिटी की, अच्छे टीचर की, क्वालिटी वाले टीचर की। टीचर होना नहीं, मिड डे मील की जरूरत नहीं है। जाति के नाम पर वोट लिया जाता। मेरा कहना है कि जाति नहीं, हर हाथ को काम दो और उसका स्तर बढ़ाओ। तो इसमें स्पष्ट मेरा कहना है कि ये जौहरी थी, और ये जौहरी सिर्फ इंग्लिश पढ़ने वालों के लिए नहीं, आम आदमी जो आज सबसे ज्यादा वोट का प्रयोग करते हैं, जिसको दलित और महादलित आप कहते हैं, जिसको अति पिछड़ा कहते हैं, जिसको पिछड़ा कहते हैं, जो इस देश में बंदूक उठाया हुआ है 10 सालों 20 सालों से बीजेपी की सरकार है और सबसे ज्यादा नक्सलिज्म वहीं पर है, जहां जहां है वहां सब कुछ लागू है। कहता है कि मैं भोजन बस सब कुछ दे रहा हूं, तब भी सबसे ज्यादा नक्सलिज्म है। मेरा उस पर कहना है राइट टू रिजेक्ट पर कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये आम आदमी इस मताधिकार का प्रयोग कैसे करेगा, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल मेरा इस पर है। और इसके लिए बेस्ट एजुकेशन की आवश्यकता है इस हिंदुस्तान में। बेस्ट एजुकेशन, कंपलसरी एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन, बौद्धिक एजुकेशन और स्पिरिचुअल आध्यात्मिक, इनकी जरूरत है। साइंस और अध्यात्म और मॉरल एजुकेशन का संबंध होना बहुत आवश्यक है। साइंस जीविका के लिए, मॉरल और स्पिरिचुअल एजुकेशन आदमी बनने के लिए। आदमी बनेगा नहीं है तो सभी लोग तो हैं ही। इसीलिए मेरा ये मानना है कि जो एजुकेशन पर मेरा जोर इसीलिए है कि जो जाति और मजहब और हिंदू मुसलमानों का और सिख ईसाई का और क्षेत्रवाद और भाषा ही मराठा है, इसको भगाओ, बिहारी को भगाओ। ये जब तक बिहारी भगाना और मराठा को स्थापित करना, और कहीं से पंजाब से 3 आदमी को कल मार करके यहाँ भेज दिया गया है, उन पीठ पर चतरिया पीठ के 3 आदमी कहीं से मर के गरीब आदमी आए हैं, यहाँ से कमाने के लिए जाते हैं। कभी असम में जला दिया जाता है, आसामी हो जाता है, बिहारी को निकाल दिया जाता है। और मैं बिहार पर, इस मामले में बिहार पर गर्व करता हूँ कि ये कभी फर्क नहीं करता। पूरा बिहार में समा जाते हैं लोग, पूरा उसको रेस्पेक्ट देता है। लेकिन बिहारी जब भी, बिहार और इस इलाके के लोग जब भी बाहर जाते हैं, उसको जियो और सोशियो सेंटिमेंट से देखा जाता है। तो हमने कहा कि जहाँ पर बिहारी और फलना पूर्वांचल और सीमांचल करके उजाला जाएगा, तो वहाँ पर राइट टू रिजेक्ट का कितना महत्व होगा, ये मेरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। अभी विशेष राज्य को लेकर राजन समिति की जो रिपोर्ट आई है उस पर मैंने पहले कह दिया भैया कि सबसे पिछड़ा प्रदेश बिहार है, सबसे गरीब प्रदेश दूसरा बिहार है, और पीठ थपथपा रहे हैं। और यहाँ कोई विशेष दर्जे की बातें तो है नहीं। विशेष दर्जा कितने बिरनी के खोता में कौन पत्थर मारे, और कितना प्रदेश है जो भी गरीब है। बिहार को निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ों की जरूरत है। नीतीश कुमार जी ने, हम लोग साथ में प्रधानमंत्री से मिले थे, नीतीश कुमार के साथ में मैं भी था,
जब विशेष दर्जा की बात उठ रही थी उस वक्त राबड़ी देवी यहाँ मुख्यमंत्री थे, जब विशेष दर्जा की बात उठ रही थी तो कहा गया कि इतना मिनरल्स है, इतना संसाधन है कि आप सिर्फ हमको कुछ फैक्ट्री दिया गया, पॉकेट दिया गया, डालमिया नगर की फैक्ट्री दिया गया, मुंगेर का सीक्रेट फैक्ट्री और कई फैक्ट्री दी गई, सिल्क मिल दिया गया, पेपर मिल दिया गया, दरभंगा का पेपर मिल दिया गया, जूट मिल दिया गया, इन सारे चीज़ों को दिया गया। बरौनी के बंद थर्मल पावर को दिया गया कि आप इसमें इतना पैसा, इतना कई हजार करोड़ रुपए का एक पैकेज बना के दिया गया नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, आप दे दीजिए, बिहार डेवलप कर जाएगा, इतना मिनरल है। तब इनको विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं आया? जब बीजेपी अलग हो गई और जब इसको पता था कि बीजेपी अलग होगी और इनके पास संसाधन कुछ नहीं है, सिर्फ भारत सरकार के पैसे से ये चीजें करते हैं, तब ये विशेष दर्जा की बात क्यों कर रहे हैं? अंतिम में वोट की राजनीति के लिए नीतीश कुमार जी का विशेष दर्जा सिर्फ वोट की राजनीति है। नीतीश कुमार जी का जीडीपी महाराष्ट्र से ज्यादा सिर्फ बरगलाने के लिए है। इस देश में दो भाई नीतीश जी और नरेंद्र भाई, दोनों भाई हाथ मिला करके आज दिखाने के लिए अलग है, लेकिन एक तरफ देश का सीईओ कॉर्पोरेट जगत पूरा नीतीश कुमार के नरेंद्र मोदी के साथ और पूरा कॉर्पोरेट घराना मीडिया घराना नरेंद्र मोदी के साथ, और उसी तरह पूरा कॉर्पोरेट और मीडिया घराना नीतीश जी के साथ। तो दोनों में अंतर क्या है, फर्क कहाँ? वहां भी एजुकेशन की स्थिति ठीक नहीं है। गुजरात में आदिवासी और दलित वहां पढ़ते नहीं, वहां का कमजोर लोग पढ़ता नहीं, वहां सबकी सारी चीजें पूंजीपतियों के लिए है। यहाँ भी एजुकेशन चौपट है, यहाँ भी अस्पताल चौपट है, यहाँ भी शासन और प्रशासन अहंकार पर चलता है, पदाधिकारी चौपट है, दलालों के माध्यम से सत्ता चल रही है, दलाल चमचे। इसलिए विशेष राज्य का दर्जा बिहार को आज से नहीं, मैं तब से कह रहा हूं कि बिहार का बंटवारा नहीं होना चाहिए। बिहार का बंटवारा हुआ तो बिहार को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए केंद्र से बहुत सारी योजना में अत्यधिक राशि की जरूरत है। जितना दूसरे प्रदेश को देते हैं उससे दुगुना तिगुना राशि की जरूरत है। और जो मैं लगता है कि केंद्र ने दुगुना नहीं तो कम से कम एक गुना ज्यादा केंद्र ने पैसा लगातार बिहार को दे रहे हैं, उसका उपयोग नहीं हो रहा है। राजन कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें महत्वपूर्ण अंश लगता है कि विशेष दर्जे की जगह अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया है। तो इससे लगता है आपको जो विशेष दर्जे की मांग पर पॉलिटिकल माइलेज देने की होड़ है वो अब भैया रघुराजन कमेटी ने जो बात कह दी है, मेरी अपनी मान्यता है कि अब इस पर यदि कोई पीठ थपथपाते हैं तो वो सिर्फ राजनीति है और माइलेज है, ये किसी की राय और विचार नहीं है। या बहुत दिनों से कई प्रदेश अपने प्रदेशों के बारे में ये ओपिनियन रखते थे कि मुझे विशेष दर्जा दिया जाए, मेरा ग्रोथ इस तरह की स्थिति है, मैं पिछड़ा हूँ। लेकिन नीतीश कुमार जी कभी नहीं कहा कि मैं पिछड़ा हूँ। उन्होंने सब दिन कहा कि मेरा जीडीपी ग्रोथ किया है, मुझे विशेष राज्य का दर्जा दे दीजिए। एक तरफ आप कहते हैं कि मैं कैंसर से पीड़ित हूँ और दूसरे तरफ आप कहते हैं कि नहीं, मैं अखाड़ा पर पहलवानी कर सकता हूँ। ये दोनों बात एक साथ कैसे हो सकती है? एक तरफ आप कहते हैं कि घर भी ढुकते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं मैं चरित्रवान हूँ। ये कैसे हो सकता है? आप एक तरफ पैसा भी लेते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं मैं ईमानदार हूँ। आप पैसा लेंगे तो ईमानदार नहीं होंगे, ईमानदार होंगे तो पैसा नहीं लेंगे। जी आईना है सीएम के लिए, आईना दिखाती है सीएम क्या वास्तविक? देखिए, मुझे लगता है कि यह सरकार आईना देखना पसंद नहीं करती। आईना देखती तो उनको पता चलता कौन आईने धुंधले हैं, कौन आईने साफ है। उनको आईना देखने की पसंद नहीं है, न इनको न विपक्ष को। ये दोनों एक दूसरे को गलबियाँ कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं। कोई नमो को प्रधानमंत्री बना रहा है, कोई किसी को बना रहा है। पूर्णिया में वर्कर मीटिंग हुई, आम लोग पीड़ित हैं, उनके जदयू के वर्कर पीड़ित हैं, वो लाठी खाते हैं, वो मरते हैं, उसके लिए किसी को चिंता नहीं है। आम पार्टी की छोड़ दीजिए, आम आदमी की बात छोड़ दीजिए, विधायक का कोई नहीं सुनता, उसकी बात नहीं हुई, वर्कर मीटिंग हो गई। आपके हिसाब से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने बेहतर प्रधानमंत्री कौन है?
जी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार बेहतर प्रधानमंत्री अब इसके लिए तो ज्योतिषा सर से पूछना पड़ेगा हमको। आपके हिसाब मेरे हिसाब राहुल से गांधी का जो मेरे हिसाब से बयान जो है, जात की राजनीति करे, जो धर्म और मजहब की राजनीति करे, जो जात को बांटने की राजनीति करे, जो पिछड़ा अति पिछड़ा करने की बात करे, जो दलित महादलित करने की बात करे, वह देश में जनप्रतिनिधि बनने के लायक ही नहीं हो सकता है। राहुल गांधी का जो बयान जो है, जिसका जिस जिस जो अपने आइडियल पर, जो अपने आचरण पर, जो अपने विनम्रता पर समाज को अपनी ओर ना कर सके, जो समाज को बांट करके टुकड़े टुकड़े करके समाज को वोट की राजनीति करता है फायदे करके। अब जैसे फायदे क्या, वो कह रहे हैं कि दारू का सरप्लस हुआ इसलिए मास्टर को तनख्वाह दे रहे हैं, और दारू का सरप्लस हुआ इसलिए हम साइकिल दे रहे हैं। मतलब हर चीज में बेनिफिट। तो इसीलिए मेरी अपनी समझ है, उस पर मैं नहीं जानता हूँ कौन प्रधानमंत्री होगा, उस देश की जनता को बनाना है। मेरी अपनी समझ है, जनप्रतिनिधि वैसा होना चाहिए जो समाज को बांटता नहीं है, आम आदमी को बांटता नहीं है, सबको जोड़ता है, सबको लेके चलता है, और अपने आचरण और विनम्रता से एक बेस्ट स्टेट की कल्पना करता है, बुराई रहित स्टेट की कल्पना हो, जाति विहीन स्टेट की कल्पना हो, धर्म और मजहब से प्रेरित स्टेट की कल्पना हो, जो ये लोग इस जन्म में नहीं हो सकते। राहुल गांधी का जो बयान आया था अध्यादेश पे, उस पे आप क्या कहेंगे? उसका समर्थन कर रहे हैं नीतीश कुमार? भैया, राहुल गांधी जी एक बड़े लीडर हैं, और वो जो बोलते हैं समाज के आईने में देख करके बोलते हैं, और हर लीडर की अपनी ओपिनियन होती है, और लीडर का विचार पार्टी का विचार होता है। वह जो बोले हों वह उनका ओपिनियन है, और मैं समझता हूँ समाज सिर्फ मेट्रो सिटी से नहीं होती, समाज गांव से होता है, गांव में रहने वाले से होता है। उनका बयान बहुत अच्छा हो सकता है, उनकी राय बहुत अच्छी हो सकती है भविष्य के लिए, मजबूत भारत बनाने के लिए। और उनके बयान पर, चूँकि वो नेता है इसलिए मैं कुछ कहना उचित नहीं समझता हूँ, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत राय है कि हर तरह की चीज़ें अंतिम व्यक्ति, जो समाज का सबसे अंतिम व्यक्ति है, उसको ध्यान में रख कर के करना चाहिए। समाज का जो सबसे कमज़ोर व्यक्ति है, समाज का जो सबसे कमज़ोर किसान है, समाज का जो सबसे कमज़ोर मजदूर है, समाज का जो सबसे कमज़ोर बेरोजगार नौजवान है, उनको ध्यान में रखकर किसी भी तरह के कानून बनने चाहिए, मेरी अपनी मांग। तस्लीमुद्दीन सीमांचल राज्य की बात कर रहे हैं, क्या अलग राज्य को मांग? देखिए, मैं पहले भी कहा है कि बिहार अभी इस स्थिति में नहीं है कि किसी राज्य की डिमांड की जाए। ज़बरदस्ती राजनीति में नहीं करता। जिंदा रहने के लिए मैं राजनीति हथकंडा नहीं अपनाता। मैं जो आम लोग को देखता हूँ, मैं वही उचित समझता हूँ। आम लोग आज पीड़ित हैं, और बिहार अभी बंटवारे की स्थिति में अब नहीं है। एक बार बंटवारा हुआ तब बिहार की स्थिति है, लेकिन यह बात सही है कि उत्तर बिहार नेगलेक्ट हुए हैं आज़ादी के बाद से अभी तक, और उत्तर बिहार की भागीदारी मजबूत रूप से बिहार में हो, ताकि उत्तर बिहार की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास। उत्तर बिहार में जो बड़े से बड़े फैक्ट्री बंद होंगी, इसकी लड़ाई तो कोई लड़ता नहीं, जो अपने को बड़ा नेता कहता है। फारबिसगंज में राजीव गांधी ने पेपर मिल का उद्घाटन किया था, क्यों नहीं हो? किशनगंज में क्यों नहीं हो? किशनगंज जूट मिल क्यों ऐसा हो? बरमनकी का चीनी मिल क्यों वैसा हो? पहले हम लोग मिल करके इस इलाके के तरक्की के लिए बात तो कर लें। 10 फैक्ट्री तो हो जाए, मक्का की फैक्ट्री तो ले आए। कोरियन जब गुजरात में बगैर दूध के विश्व को इतिहास दे सकता है, तो हमारे यहाँ तो एक गांव में धमारा से कोपड़िया के बीच में जितना गांव है, 10-10 हज़ार लीटर दूध जमा होता है। हम तो एक फैक्ट्री से इतिहास लिख सकते हैं इस इलाके। तो ज़बरदस्ती बंटवारा ये हो जाए, मैं इसका पक्ष में हूँ, मैं इसके पक्ष में हूँ कि इस इलाके की तरक्की, इस इलाका का डेवलपमेंट हो। लेकिन बिहार अभी इस स्थिति में नहीं है कि बिहार को पुनः तोड़।
और बिहार को तोड़ने के पक्ष में मैं अभी नहीं। बिहार जब बहुत मजबूत और डेवलप होगा तब सोचेंगे निश्चित रूप से कि अब उत्तर बिहार को क्या सोचना चाहिए, लेकिन आज के डेट में पूरे बिहार को एकत्रित करके बिहार को डेवलप करने की बात, न कि तोड़ने की। अखबारों में इस तरह की बातें आ रही है कि आप नवंबर तक चुनाव किस पार्टी में आप हिस्सा लेना चाहेंगे, लोकसभा या विधानसभा, क्या ऐसा बताया जाए? भैया नवंबर, मैंने कहा है नवंबर में 5 विधानसभा के चुनाव है देश में। 5 विधानसभा का जब चुनाव देश में हो जाएगा, पहले तो वो है, दूसरा है कि मुझे तब तक उत्तर बिहार को समझने का मौका मिलेगा। मेरी सभी जगह रैली है, आंदोलन है, विस्थापितों के लिए है, बाढ़ पीड़ितों के लिए है, डेवलपमेंट के लिए है, सहरसा में पुल के लिए है, दालचीनी मिल के लिए है, पेपर मिल के लिए है, बड़ी रेलवे लाइन के लिए। जब मैं तब तक कुछ कर समझ लूँगा और आंदोलन की रूपरेखा तैयार हो जाएगी तो फिर तय करूँगा। तय करना जनता को है, मुझे सिर्फ महसूस करना है। मैं महसूस करके तय करूँगा मुझे क्या। क्षेत्रीय पार्टी को वोट कटवा पार्टी कहा जा रहा है, नेशनल पार्टी को वोट देने की बात कही जा रही है, इससे देश के विकास में रुकावट आ रही है, क्या? देखिए एक बात मैं बता दूं, देश में अभी तक नेशनल पार्टी ही राज किया है, इसीलिए यह कहना गलत होगा। 7 साल बीजेपी ने भी राज किया है, 2 साल, 2.5 साल, 1.5 साल, 3 साल किसी ने राज किया है, और उसको क्षेत्रीय पार्टी के रूप में नहीं देखा जा सकता, और क्षेत्रीय पार्टी पर आरोप नहीं लगाया सकता है कि डेवलपमेंट क्षेत्रीय पार्टी के चलते खराब हो। क्षेत्रीय पार्टी यदि खराब होती तो उड़ीसा के नवीन पटनायक जी, उसे नवीन बाबू कहा जाता है, और दुश्मन भी उसकी इज्जत करते हैं। ऐसा नहीं है। क्षेत्रीय पार्टी, कोई क्षेत्रीय पार्टी हो सकता है गलत हुआ हो, अच्छा हुआ, उसके नेता अच्छे खराब होंगे, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी इस लोकतंत्र में पूरा अधिकार है, आप जानते हैं, इसलिए यह बात करना उचित नहीं। रात है तब तो दिन का महत्व है, ठंडा है तब तो गर्मी का महत्व है, गर्मी है तब तो ठंडा का महत्व है। क्षेत्रीय पार्टी हटा दीजिएगा तो महत्व क्या बचेगा? आप किस नेशनल फिर ये पार्टी मजबूत लोकतंत्र की नींव जरे जाएंगी क्या? बोलिए। आप क्या किसी नेशनल पार्टी से जुड़ेंगे या अपनी पार्टी बनाएंगे? मैंने पहले भी कहा अपनी पार्टी बनाने का कोई अभी सवाल नहीं, कोई उचित नहीं और समय नहीं। हर चीज समय और माहौल और परिस्थिति के अनुसार होती। समाज और हम एक दूसरे को पूरक, जब हम समझेंगे कि हम समाज के लिए पूरक हो सकते हैं और समाज समझेगा कि पप्पू यादव मेरे लिए पूरक हो सकते हैं, उस वक्त वो माहौल और परिस्थिति आएगी। अभी नेशनल पार्टी भी अच्छे हैं, जो पार्टी सबकी पार्टी अच्छी है, उस पर मेरा टिप्पणी कहाँ हो सकती है? मैं कहाँ हूँ, कहाँ हो सकता हूँ, वो तो मैंने आपको पहले भी कहा। अभी हम जनता और समाज को समझ रहे हैं। जनता की स्थिति को समझने के बाद मैं तय करूँगा कि हमें, हमारे जैसे सच बोलने वाले और विद्रोही नेचर को कौन अपने साथ रख पाएगा। जो हमारे विचारधाराओं से सहमत होंगे मैं उसके साथ उठ के